हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबी एनटीपीसी में जीके जीएस में जितने भी 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि क्वेश्चन से जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं जो आपके आगे के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को भी आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि यक्षगाना इज अ फोक परफॉर्मेंस ऑफ विच इंडियन स्टेट, यानी यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक प्रदर्शन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग प्रदर्शन की बात करते हैं तो ये आपका जो है ना वो कर्नाटका का एक लोक प्रदर्शन है, याद रखिएगा ना। वहीं इसके अलावा अगर हम लोग गुजरात की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि गुजरात में जो है ना वो आपका गरबा जो है वो काफ़ी लोकप्रिय है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपका हो गया लावनी, हो गया लोजिन और तमाशा, ये तीनों जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध लोक प्रदर्शन है। वहीं अगर हम लोग आसाम की बात करते हैं तो आसाम में बिहू जो है वो आपका लोक प्रदर्शन है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच स्टेट डिड द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म कुचिपुड़ी डेवलप्ड, यानी भारतीय साहित्य नृत्य रूप कुचिपुड़ी किस राज्य में विकसित हुआ है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये आपका जो है ना कुचिपुड़ी वो आपका आंध्र प्रदेश में जो है वो विकसित हुआ है। वहीं केरला में जो है वो आपका कथकली विकसित हुआ है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल डांस आर देयर इन इंडिया, यानी सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य के कितने रूप होते हैं। तो जी हाँ, अगर हम लोग शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो शास्त्रीय नृत्य के टोटल 8 रूप होते हैं। एक लाइन से समझिए। सबसे पहले आपका भरतनाट्यम होता है जो आपका तमिलनाडु का है, कथकली जो केरला का है, मोहिनी अट्टम जो केरल का भी है, वही कथक जो है वो आपका यूपी का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी उड़ीसा का है और सत्रिया जो है वो आपका आसाम का है। तो इस तरह से टोटल 8 जो है वो आपके शास्त्रीय नृत्य जो है वो होते हैं, याद रखिएगा ना। कौन कौन से राज्य में है ये भी मैं आपको अभी जस्ट क्लियर कर दी हूँ ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच साउथ इंडियन क्लासिकल डांस लिटरेरी मीन्स स्टोरी ड्रामा, यानी किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ कहानी नाटक है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो वो है आपका कथकली। कथकली का शाब्दिक अर्थ जो है वो आपका कहानी नाटक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया, यानी भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, ताकि अगर आपका भारत में पहली रेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आपका छूटे नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं भारत में पहली रेलगाड़ी की ना, तो ये आपका बॉम्बे से लेके थाने तक जो है वो चला था। वहीं इसमें टोटल 14 गाड़ी और 3 इंजन थे ना। ये कब चली थी, तो वो समय था आपका 1853 का, जब पहली बार भारत में रेलगाड़ी जो है वो चली थी ना। वहीं अगर हम लोग इसमें बात करते हैं ना, क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में आया है कि इसके इंजन के क्या नाम है। तो इसके जो 3 इंजन है ना उसके नाम था आपका साहिब, सुल्तान और सिंध, याद रखिएगा। क्या था इंजन का नाम? साहिब, सुल्तान और सिंध था। पहली बार कहाँ से कहाँ तक चला था, तो वो था आपका बॉम्बे से थाने तक चला था। टोटल 34 किलोमीटर चला था और इसमें टोटल 14 गाड़ी और 3 इंजन थे। इंजन का नाम मैं आपको बता दी हूँ। ये सारे टॉपिक आप इस क्वेश्चन के अंदर जरूर याद रखिएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर रेलवे लाइन बिल्ट बिटवीन बॉम्बे एंड थाने, यानी पहली यात्री रेलवे लाइन जो है वो बॉम्बे और थाने के बीच कब चली थी। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन तभी हम लोग जस्ट यहाँ पे सॉल्व किया है कि वो आपका 1853 में चली थी ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया वाज ऑपरेटेड बिटवीन, यानी भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन डैश के बीच किया गया था। किसके बीच किया गया था, तो जी हाँ वो आपका बॉम्बे और थाने के बीच में जो है वो किया गया था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हेन इज इंडियाज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी लोकेटेड, यानी भारत का पहला विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है। जो जी हाँ, अगर हम लोग पहला विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये आपका जो है ना राउरकेला उड़ीसा में जो है वो आपका स्थित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि हु रोट द फेमस संस्कृत प्ले स्वपनवास वंदनम, यानी प्रसिद्ध संस्कृति नाटक स्वपनवास वंदनम किसने लिखा था। तो जी हाँ, इसको लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो आपके भाषा थे। चलिए अगर हम लोग कालिदास के बारे में लिखी हुई कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरा में आपका मेघदूत है, तीसरा में आपका रघुवंश और चौथा में आपका मलविका अग्निमित्र है। तो इस तरह से 4 पुस्तकें जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं आपके कवि
कालिदास के बारे में जो आपके एग्जाम में आते हैं, इसे आप याद रखिएगा ना। क्वेश्चन है आपके पास कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड, यानी इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो जी हाँ, इसके लेखक जो है वो आपके रविंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो जी हाँ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक की बात करते हैं तो इसके लेखक जो हैं वो आपके विंसेंट आर्थर स्मिथ है ना, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक व्हाई आई एम अ हिंदू, यानी व्हाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसके लेखक की बात करते हैं तो इसके लेखक जो है ना वो आपके हैं शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द बुक चेंजिंग इंडिया डॉक्यूमेंट द वर्क ऑफ, यानी पुस्तक चेंजिंग इंडिया जो है वो किसकी कृतियों का दस्तावेजीकरण करती है। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आपका जो है ना वो आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह की दस्तावेजीकरण जो है वो करती है, याद रखिएगा ना, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज सोनल मानसिंह फेमस फॉर, यानी सोनल मानसिंह जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो जी हाँ, अगर हम लोग सोनल मानसिंह की बात करते हैं तो सोनल मानसिंह जो है ना वो आपके डांसिंग के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, किसके लिए प्रसिद्ध है? डांसिंग के लिए। चलिए हम लोग सोनल मानसिंह के बारे में कुछ डिटेल्स में स्टडी करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो इनको पद्म भूषण जो है वो आपको 1992 में मिला था और पद्म विभूषण जो है वो आपको 2003 में मिला था, याद रखिएगा किनको? सोनल मानसिंह को। वहीं इनको कहा जाता है कि ये सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली जो है नृत्यांगना थी ना, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं ये जहाँ से बिलोंग करती थी उस जगह का नाम मुंबई है जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। वहीं इनका डांस जो है, जो ये डांस करती हैं वो है आपका भरतनाट्यम और उड़ीसी, यानी कि ये दो डांस से संबंधित है जो कि आपका है भरतनाट्यम और उड़ीसी ना। वहीं अगर राजनीति की बात करते हैं तो राज्यसभा में ये 2028 के कला क्षेत्र में है, याद रखिएगा ना। तो इस तरह से आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को जो है ना वो आपको याद रखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से बहुत बार जो है ना आपके क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन से जो है आपका कि व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बात करते हैं तो ये आपका जो है ना वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं पंचायती व्यवस्था की, तो पंचायती व्यवस्था जो है ना वो आपका पार्ट 9 के अंदर आता है। वहीं आर्टिकल की बात करते हैं तो ये आपका आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक जो है वो आता है। वहीं ये आपका शेड्यूल 2 में आता है। इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट को जो है वो रखा गया है। सारे टॉपिक को आप इस क्वेश्चन के अंदर याद रखिएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वेयर इज दिलवाड़ा टेम्पल लोकेटेड, यानी दिलवाड़ा मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग दिलवाड़ा टेम्पल की बात करते हैं ना तो ये आपका जो है ना वो माउंट आबू में स्थित है। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स में जानते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं दिलवाड़ा मंदिर की ना, तो दिलवाड़ा जो है वो आपका जैन मंदिर है जो राजस्थान में स्थित है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि दिलवाड़ा जो कि आपका जैन मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। जिला भी याद रखिएगा कौन सा जिला है, तो वो है आपका सिरोही जिला ना। वहीं इसके में देखते हैं तो एक टॉपिक और है इसमें कि दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो आपका 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य राजाओं जिनका नाम जो था वो आपका वास्तुपाल और आपका तेजपाल था, इन दोनों भाइयों द्वारा जो है वो 1231 में जो है वो बनवाया गया था, याद रखिएगा। कब की बात हो रही है, तो 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के दौरान जो चालुक्य राजाओं थे जिनका नाम क्या था, पहला का नाम वास्तुपाल था और दूसरा का नाम तेजपाल था। ये दोनों कौन थे? भाई थे। इन्होंने बनवाया था। कब बनवाया था? तो 1231 ईस्वी में बनाया था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा इस टॉपिक के अंदर। अगर ये आपका दिलवाड़ा मंदिर आता है ना एग्जाम में, तो इससे रिलेटेड इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच स्टेट इज़ द कोणार्क टेम्पल लोकेटेड, यानी कोणार्क मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग कोणार्क मंदिर की बात करते हैं ना तो ये आपका जो है ना वो आपका उड़ीसा में स्थित है। चलिए इसके बारे में कुछ अगर हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं तो याद रखिए कि कोणार्क मंदिर जो है ना वो आपका कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? पुरी के पास स्थित है, याद रखिएगा ना। वहीं इसका निर्माण जो है वो आपका राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में किया गया था। किसने कराया था? तो वो थे आपके राजा नरसिंह देव। कब करवाए थे? 13वीं शताब्दी में करवाए थे। वहीं कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लॉक
पैगोडा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लॉक पैगोडा कहा जाता है ना। इस टॉपिक को इस क्वेश्चन के अंदर याद रखिएगा। ये सारा टॉपिक जो है ना वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, कोणार्क मंदिर का जिस राज्य में स्थित है वो राज्य कौन सा हो जाएगा? वो है आपका उड़ीसा में स्थित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड, यानी बृहदेश्वर मंदिर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग बृहदेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो ये आपका जहाँ स्थित है वो जगह है आपका तमिलनाडु। कहाँ स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा ना। अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो तमिलनाडु के तंजावुर में, और ये आपका कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पे? तो तमिलनाडु के तंजावुर में आपका कावेरी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई जो है वो आपका 805 किलोमीटर है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच फील्ड इज अर्जुन अवार्ड गिवन, यानी अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग अर्जुन अवार्ड की बात करते हैं ना तो अर्जुन अवार्ड जो है ना वो आपका स्पोर्ट्स यानी खेल के क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश इज वन ऑफ द रेसिपिएंट्स ऑफ द रेमन मैग्सेसे अवार्ड, यानी डैश रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक है। कौन है? तो जी हाँ, इसका अगर हम लोग देखते हैं तो वह है आपके सुभद्रा सेन। सुभद्रा सेन जो है वह आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक है, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबेल प्राइज विनर, यानी निम्नलिखित में से कौन है जो नोबेल पुरस्कार के विजेता नहीं है? तो जी हाँ, अगर हम लोग नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं ना तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को जो है ना वो किसी तरह का कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, याद रखिएगा ना। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर ना। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की ना तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है वो आपका 1901 में जो है वो की गई थी। अब इसके अंदर जो है टोटल 6 फील्ड में नोबेल प्राइज़ जो है वो अप्रूव किए गए थे। अगर हम लोग बात करते हैं भारत में ना तो भारत में पहली बार नोबेल प्राइज़ जो है वो आपका 1913 को जो है वो आया था। इसे लेकर आने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, यानी नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा आया है? तो वह आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आया है। कब आया है? 1913 में आया है। इसकी स्थापना कब हुई? 1901 में हुई। इन तीनों क्वेश्चन को आप इसमें याद रखिएगा। इसके अंदर टोटल कितने फील्ड में पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं? तो वह है आपके 6 फील्ड में ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि वो 6 फील्ड कौन कौन से हैं, क्योंकि इसके बारे में जब हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर रहे थे ना तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट डू यू पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स डिपिक्ट, यानी अजंता की गुफा की पेंटिंग क्या दर्शाता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग अजंता की गुफा की बात करते हैं ना तो याद रखिएगा कि अजंता की गुफा जो है ना वो आपका जातक कथाओं को दर्शाता है। ये जातक कथाएं क्या है? तो याद रखिएगा कि जातक कथाएं जो है ना वो गौतम बुद्ध के पूर्ण जन्म को ना जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मधुबनी आर्ट इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट, यानी मधुबनी कला जो है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग मधुबनी की बात करते हैं तो ये जिससे संबंधित है वो है आपका राज्य बिहार। ये किससे संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच सिटी वाज द इंडस वाटर ट्रीटी IWT साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960, यानी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि यानी IWT जो है वो किस शहर में हुई थी? तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये कराची शहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कराची शहर में हुई थी, याद रखिएगा ना। आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हेन वाज सांची स्तूपा डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, यानी सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो जी हाँ, विश्व धरोहर घोषित जब किया गया था वो समय आपका था 1989 का। 1989 में जो है इसे विश्व धरोहर जो है वो घोषित किया गया था, याद रखिएगा ना। तो ये जो है ना वो आपका बेसिकली मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है, जिसका निर्माण जो है वो आपके सम्राट अशोक ने कराया था, याद रखिएगा। इसका निर्माण किसने कराया था? तो वह है आपके सम्राट अशोक ने कराया था ना। तो इस टॉपिक को आप इस क्वेश्चन के अंदर जरूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्री हिस्टोरिकल पीरियड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड सिविलाइजेशन, निम्नलिखित में से मानव गतिविधियों और आपका सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम जो है वो कौन सा है? तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसके लिए आ जाइए आप ऑप्शन नंबर बी में,
इसमें आपका सबसे पहले होता है पेलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल, उसके बाद में आपका आता है मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल, फिर आपका आता है नियोलिथिक एज यानी नव पाषाण काल। इस तरह से आपका ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन लिटरेरी मीन्स माउंट ऑफ डेड, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मृतकों की टीला की, तो उसे बोला वो है आपका मोहनजोदड़ो में, और ये जगह जो है ना वो आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच इज़ द ओल्डेस्ट अमंग द 4 वेदास, यानी चारों वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद की बात करते हैं तो वो है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो आपका सबसे पुराना वेद है, जिसमें आपके 10 मंडल और आपका 1028 जो है वो सूक्त मौजूद है। याद रखिए कितने मंडल हैं, तो आपके 10 मंडल हैं और 1028 जो है वो सूक्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वेयर इज द वर्ड सत्यमेव जयते बिलो द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया टेकन फ्रॉम, यानी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं सत्यमेव जयते की बात करते हैं तो ये आपका जो है ना वो आपका मुंडक उपनिषद से जो है वो लिया गया है। याद रखिएगा टोटल उपनिषद की बात करते हैं तो 108 उपनिषद जो है वो होते हैं, जिसमें आपका मुंडक एक उपनिषद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज द रियल नेम ऑफ लॉर्ड महावीर, यानी भगवान महावीर का वास्तविक नाम क्या है। तो जी हाँ, अगर हम लोग लॉर्ड महावीर के वास्तविक नाम की बात करते हैं तो वो आपका वर्धमान है। क्या है? वर्धमान है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड गौतम बुद्धा एनलाइटमेंट, यानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो हुई थी। तो जी हाँ, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो आपका बोध गया में हुई थी, और इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो आपका सारनाथ होगा। और अगर ज्ञान की बात होगी तो वो आपका बोध गया। ज्ञान कहाँ प्राप्त किए? बोध गया में। पहला उपदेश कहाँ दिए? तो वो है आपका सारनाथ में ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिसत्व इज रिलेटेड टू, यानी बुद्धित्व की अवधारणा जो है वो संबंधित है। बताइए किससे संबंधित। तो जी हाँ, अगर हम बुद्धित्व की बात करते हैं ना तो ये आपका जिससे संबंधित है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, महायान बुद्धिज्म, यानी महायान बौद्ध धर्म से ये आपका संबंधित है। याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि डैश द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया इन द ईयर, यानी कैबिनेट मिशन वर्ष डैश में भारत आया था। बताइए किस वर्ष में आया था। तो जी हाँ, वो वर्ष था आपका 1946 का। 1946 में जो है वो कैबिनेट मिशन भारत में आया था ना। आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑन विच डे इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड, यानी भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम संविधान दिवस की बात करते हैं तो संविधान दिवस जो है ना वो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, और आपका 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना। ठीक है, याद रखिएगा। इस दिन जो है ना वो आपके संविधान को लाया गया था, है ना। संविधान ये अस्तित्व में आया था और पूरी तरह से इसको जो लागू किया गया था वो डेट था आपका 26 जनवरी को, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाए कि भारत में किस तारीख को आया था, मतलब इसको लाया गया था, तो वो समय था आपका 26 नवंबर का। 26 नवंबर को संविधान को लाया गया था और 26 जनवरी को इसे पूर्ण रूप से स्थापित किया गया था, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर साल ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड ऑन 6 दिसंबर 1946, यानी 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो जी हाँ, इसमें हम लोग पहली बैठक की बात करते हैं ना तो पहली बैठक में जो अध्यक्ष थे ना वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया है। तो जी हाँ, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है आपके पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है वो भारत का राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ
ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के कानून के नियम के विचार का स्रोत जो है वो आपका कौन सा विदेशी संविधान है, यानी कि कौन सा विदेशी संविधान से जो है इसे लिया गया है। क्या लिया गया है? आइडिया ऑफ द लॉ यानी कानून का नियम। तो कानून का नियम जो है वो आपका यूनाइटेड किंगडम से जो है वो लिया गया, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वेयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल 86 टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो जी हाँ, निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी की बात करते हैं तो ये सिद्धांत जो है ना वो आपका आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। इसे याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपके प्रीवियस ईयर्स में हूबहू 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को ना आप कॉन्सेप्ट के साथ जरूर स्टडी कीजिएगा। इन सारा का लिंक जो है वो आपका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ से जाके कि आप सारे के पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट देखते हैं इस पार्ट का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द नीलगिरी हिल्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो जी हाँ, अगर हम नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो वो है आपका डोडा बेटा, ठीक है, जिसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी कुल हाइट जो है ना वो आपका 2637 मीटर है, याद रखिएगा ना। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग आज के वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी में 2021 से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग स्टडी कर चुके हैं। टोटल 40 क्वेश्चन जो है वो आपके एनटीपीसी में जीके जीएस से पूछे गए हैं। सारा क्वेश्चन आपका जो है ना वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका जितना भी कॉन्सेप्ट बन सकता है ना वो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर अप करने का कोशिश किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनटीपीसी में जीके जीएस के ही कोई और ईयर में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। अगर आपने 4 से 5 साल तक के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को अगर कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी कर लेते हैं तो यकीन मानिए जब आप सिलेबस उठाइएगा या फिर आप नए नए क्वेश्चन के सेट को लगाइएगा ना तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना वो मैच करेगा। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।